नमस्कार, आप देख रहे हैं कैंडिड व्यूज। मैं हूं योजना भारद्वाज। देश में पिछले कुछ दिनों से कास्ट बेस्ड सेंसस यानी जाति आधारित जनगणना के बारे में काफी चर्चा चल रही है। खासकर बिहार से कास्ट बेस्ड सेंसस की मांग के समर्थन में कई आवाजें उठ रही हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव भी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार बिहार की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां जेडीयू और आरजेडी जाति आधारित जनगणना क्यों कराना चाहती हैं और क्यों बीजेपी को जातिगत जनगणना कराने से ऐतराज है। 1931 में ब्रिटिश राज में किए गए आखिरी कास्ट बेस्ड सेंसस के आज क्या मायने हैं और कैसे मंडल कमीशन ने ये कंक्लूड कर दिया कि भारत में 52% अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी पॉपुलेशन है। आज इस वीडियो में इन सभी मुद्दों को डेटा के जरिए डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस के मुताबिक कास्ट बेस्ड सेंसस किया जाना चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मुद्दा अचानक से क्यों गर्मा गया। इंडिया में लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में और नेक्स्ट सेंसस अब 2021 में होना था, जो कि अभी शुरू नहीं हुआ है। जुलाई में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक क्वेश्चन के जवाब में कहा कि भारत सरकार ने एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी ये फैसला लिया है कि पिछले सेंसस की तरह सिर्फ एससीज और एसटीज का डाटा ही सेंसस में मेंशन किया जाए और कास्ट वाइज पॉपुलेशन को मेंशन ना किया जाए। कास्ट बेस्ड डाटा को शामिल नहीं करने की वजह से फिर से रीजनल पार्टीज इस मुद्दे को उठा रही हैं, लेकिन बिहार और यूपी की रीजनल पार्टीज ऐसा चाहती क्यों हैं? इसका एक कारण हो सकता है देश के सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव। यूपी इलेक्शंस में ओबीसी निर्णायक भूमिका में होते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 40 से 43% ओबीसी वोटर्स हैं। 2014 और 2019 लोकसभा इलेक्शंस में बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया था, लेकिन इस बार सपा, ओम प्रकाश राजभर की सुभा सपा और यहां तक कि बसपा की भी ओबीसी वोटर्स पर नजर है। बिहार की बात की जाए तो राज्य में करीब 26% ओबीसी हैं और नीतीश कुमार ओबीसी को साधने के लिए कास्ट बेस्ड सेंसस की वकालत कर रहे हैं। और वहीं बीजेपी चाहती है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर तमाम जातियों का बिखराव ना हो, बल्कि ये सब एकजुट रहें। लेकिन जाति आधारित जनगणना काफी हद तक ये समीकरण बदल सकती है। शायद इसलिए बीजेपी कास्ट बेस्ड सेंसस के पक्ष में नहीं दिख रही। सरकार ने ओबीसी आरक्षण को संतुलित करने के लिए रोहिणी आयोग बनाया है, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस वक्त 2700 जातियां शामिल हैं ओबीसी में। कहा जाता है कि इनमें से 1700 जातियां अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। अनुमान के मुताबिक ओबीसी में शामिल करीब 3 दर्जन जातियां आरक्षण का 70% लाभ हासिल कर रही हैं। जब तक रोहिणी आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती, सरकार इस मुद्दे पर वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। नीतीश कुमार लेड डेलीगेशन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग की और कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी डिमांड्स को डिनाई नहीं किया है। अब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के समीकरण समझने के लिए थोड़ा डाटा एनालिसिस कर लेते हैं। 2009 के लोकसभा इलेक्शंस में 22% ओबीसीज ने बीजेपी को वोट किया, जबकि 42% ओबीसीज ने रीजनल पार्टीज को वोट किया। लेकिन 10 सालों में ये पिक्चर बिल्कुल चेंज हो गई और 2019 के लोकसभा चुनाव में 44% ओबीसीज ने बीजेपी को वोट किया, जबकि सिर्फ 27% ओबीसीज ने रीजनल पार्टीज को वोट किया। अब ये डाटा देखकर तो लगता है कि बीजेपी का वोट बेस ओबीसीज के बीच में जबरदस्त बढ़ गया है, लेकिन यहां एक कैच है। बीजेपी ओबीसीज के बीच एक पॉपुलर चॉइस तो है, लेकिन लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जब बात स्टेट असेंबली इलेक्शंस की आती है तो वहीं ओबीसी वोटर्स स्विच कर जाते हैं रीजनल पार्टीज की तरफ। आइए डाटा पर नजर डाल लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के केवल 11% ओबीसीज ने आरजेडी को वोट डाला था और वहीं 2020 के बिहार असेंबली इलेक्शंस में करीब 29% ओबीसीज ने आरजेडी को वोट डाला। यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 14% ओबीसीज ने समाजवादी पार्टी को वोट डाला, जबकि 2017 के यूपी स्टेट इलेक्शंस में 29% ओबीसीज ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। ये बात अलग है कि फिर भी समाजवादी पार्टी बुरी तरह से वो इलेक्शन हार गई।
अब इस डाटा को देखकर लगता है कि आने वाले यूपी इलेक्शंस में ओबीसीज की बड़ी भूमिका रहने वाली है और रीजनल पार्टीज के पास जनता में जाने के लिए और कोई खास एजेंडा तो है नहीं जिससे वो बीजेपी और योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के खिलाफ जनता को भड़काकर अपनी तरफ कर सकें। इसलिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का सहारा लिया जा रहा है जिसे हम सब मंडल पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं और शायद बीजेपी सरकार मंडल 2 की स्थिति पैदा होने नहीं देना चाहती। Now let's talk more about Mandal Commission and how it has arrived at 52% population of OBCs। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इंडिया में आखिरी कास्ट बेस्ड सेंसस ब्रिटिश सरकार के समय 1931 में हुआ था जब इंडिया की पॉपुलेशन थी करीब 30 करोड़ और 1931 के बाद मंडल कमीशन के आने तक कोई कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हुआ। तो मंडल कमीशन का असेसमेंट कि इंडिया में 52% ओबीसीज हैं, ये भी करीब 50 साल पुराने डाटा पर बेस्ड था। और अगर आज कास्ट बेस्ड सेंसस होता है तो ओबीसीज को लेकर किस तरह की फिगर सामने आएंगी और उनके बेसिस पर जनता की गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन को लेकर किस तरह की डिमांड सामने आएंगी, ये कोई नहीं जानता। शायद यही वजह है कि बीजेपी इस पेंडोरा बॉक्स को ओपन करना नहीं चाहती। अब सवाल ये भी उठता है कि जब ब्रिटिश शासन के समय 1931 तक हर सेंसस में कास्ट बेस्ड डाटा लिया जाता था तो क्या पिछले 90 सालों में कोई भी कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं कराया गया? ऐसा नहीं है। यूपीए सरकार की दूसरी पारी में अपने अलायंस के प्रेशर में आकर मनमोहन सरकार ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस कराया था, लेकिन इसके आंकड़े कभी पब्लिश नहीं हुए। कुछ लोगों का मानना है कि इन आंकड़ों के आने के बाद यूपीए सरकार खुद कई स्कैम्स में उलझ गई और कास्ट बेस्ड सेंसस कभी उनकी प्रायोरिटी रहा ही नहीं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस डाटा में काफ़ी एरर्स होने की वजह से ये कभी पब्लिश नहीं किया गया। आप में से कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि जब कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं किया जा रहा तो सेंसस में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का डाटा क्यों लिया जाता है। आपको बता दें कि देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना इसलिए कराई जाती है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्हें सदन के अंदर आरक्षण दिया गया है। कास्ट बेस्ड सेंसस के आधार पर तैयार नंबर्स के बेसिस पर ही अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों को घटाया और बढ़ाया जाता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ही रहे हैं तो ये भी चेक कर लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के मुताबिक कास्ट बेस्ड सेंसस किया जाना चाहिए या नहीं। संविधान का आर्टिकल 15(4) राज्य को यह अधिकार देता है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए विशेष कानून बना पाए। अब इन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को कास्ट के टर्म में तय करते हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स। ऐसी स्थिति में हर एक स्टेट में अलग अलग कास्ट की पॉपुलेशन का अनुमान लगाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि इनके एजुकेशनल लेवल को स्टेट की औसत के साथ कंपेयर किया जा सके और हर एक कास्ट की रिलेटिव बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। ऐसा करके सरकार अपनी एजुकेशनल रिलेटेड स्कीम्स को बेहतर तरीके से इन तक पहुंचा सकती है। इसी तरह से आर्टिकल 16(4) पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन से डील करता है, जहां स्टेट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के फेवर में ऐसे प्रोविजंस बना सकती हैं जिससे उन्हें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दी जा सके। लेकिन ऐसा तभी होगा जब स्टेट को लगता है कि वो बैकवर्ड क्लास पब्लिक सर्विसेज में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स इंक्लूड्स एससीज, एसटीज एंड अदर बैकवर्ड कास्ट्स। अब यहाँ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन तभी पता लग सकती है जब हमें किसी पर्टिकुलर बैकवर्ड कास्ट का रिप्रेजेंटेशन उस कास्ट की टोटल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में पता चले और साथ ही उस बैकवर्ड क्लास की रिप्रेजेंटेशन की तुलना दूसरी क्लासेस और फॉरवर्ड कास्ट्स के साथ भी करनी होगी। ऐसे में हर कास्ट से जुड़ा हुआ डाटा कलेक्ट करना होगा, तभी स्टेट इनसे जुड़ी पॉलिसीज को बेहतर तरीके से बना पाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का एनालिसिस देखें तो ऐसा लगता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, बट देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट जिसका मानना है कि जातीय जनगणना कराए जाने से देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। उन्हें लगता है कि जातिगत आधार पर जब किसी को ये पता चलेगा कि उनके समाज की संख्या घट रही है तो वो जाति फैमिली प्लानिंग को अपनाना छोड़ सकती है, जिससे देश की जनसंख्या में और भी अधिक तेजी से इजाफा हो सकता है।
आपको क्या लगता है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए या नहीं? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।